वेलकम दोस्तों, ये एक सुपर फास्ट रिवीजन सेशन है। मटेरियल कॉस्टिंग नाम के चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं, कॉस्टिंग की। अगर आपने इस वीडियो को खूब सारा प्यार दिया, लाइक किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और खूब धूम मचा दी इस सेशन की, तो मैं ऐसे बड़े सारे सेशन और लेकर आऊँगा और वादा करता हूँ कि पूरी की पूरी कॉस्टिंग रिवाइज कराने की कोशिश करूँगा। लगभग 14-15 अलग अलग ऐसे सेशंस में। इस सेशन की रिक्वायरमेंट है एक पेन, एक कॉपी लेके बैठे, साथ ही साथ हो सके तो CA इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो लेकर बैठे, अच्छे से 2-3 कलर के हाईलाइटर लेकर बैठे और बहुत तेज स्पीड में हम मटेरियल चैप्टर के कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद उसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जिस चीज़ को पढ़ाने में मैं 10-12 क्लासेस लगा देता हूँ, यानी कि लगभग 20-22 घंटे लगा देता हूँ, उस चीज़ को मैं 1-2 घंटे के अंदर पूरा रिव्यू करा पाऊँगा। पर कोशिश पूरी ये रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं रिव्यू करा दूँ, रेलिवेंट पार्ट सारा का सारा रिव्यू करा दूँ और इसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन करने रह जाएँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिव्यू हो चुके हों। चैप्टर का नाम क्या है आप मेरे साथ लिखेंगे। हम शॉर्ट क्विक नोट्स बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर का नाम है और आई होप कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी क्लासेस edu91.org पे अवेलेबल हैं। अगर आपके जूनियर्स, आपके दोस्त यार आपसे कोई क्लासेस का रेफरेंस मांगते हैं, आप हमारी क्लासेस से या हमारे कंटेंट से खुश हैं, तो ज़रूर उन्हें रेफरेंस दे सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा हाई फीस लेकर नहीं पढ़ाते, हम वैल्यू एडिड सर्विसेज एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा देते हैं। लिमिटेड फीस पे भी पढ़ाते हुए मॉक टेस्ट पेपर जो कि चेक करते हैं हम लोग, साथ ही साथ आपके डाउट्स लेते हैं, रिवीजन सेशन लेते हैं, ऐसे बहुत सारे अदर सेशंस लेते हैं। रिविजनरी डाउट्स के लिए अलग सेशंस होते हैं हमारे पास। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सपोर्ट देते हैं बच्चों को। तो एक ओवरऑल होलिस्टिक एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर पाए। आप लोगों को मैं कॉस्टिंग, FME को EIS की तैयारी कराता हूं। अगर आप हमारे मेहनत से खुश हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब ज़्यादा इधर उधर की बातचीत नहीं करते, सीधा सीधा मटेरियल नाम के चैप्टर के बारे में बातचीत करनी स्टार्ट कर देते हैं। ज़रा सुनिए, पहला मेन पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना होता है कि क्वेश्चन अगर आपको आउटपुट के बारे में जानकारी दे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको आउटपुट या सेल या प्रोडक्शन, अगर इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे तो आपको ये बात सोच लेनी चाहिए कि हमें ये जानकारी डायरेक्टली कभी काम नहीं आएगी, हमें ये जानकारी इनडायरेक्टली काम आएगी, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मटेरियल। इस मटेरियल चैप्टर में वी आर कंसर्न्ड अबाउट रॉ मटेरियल, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इनपुट, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आउटपुट। तो हम आउटपुट के बारे में कंसर्न्ड उतने नहीं होते, हम इनपुट के बारे में कंसर्न्ड होते हैं। अगर क्वेश्चन हमें आउटपुट के बारे में जानकारी देता है, अगर क्वेश्चन हमें कहता है कि लेट अस से आउटपुट 10,000 kg है, एक एग्जांपल लो, मानो कि क्वेश्चन कहता है आउटपुट है 10,000 यूनिट्स और वो कहता है हर यूनिट के लिए 2 kg इनपुट लगता है। ध्यान से सुनो, वो कहता है एनुअल आउटपुट है 10,000 kg और वो बोलता है हर एक आउटपुट के लिए 2 kg इनपुट लगता है, यानी 2 kg इनपुट लगता है तो 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमने 10,000 आउटपुट बनाए। इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई कि हमारी एनुअल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल जो है वो 20,000 kgs होने वाली है। आई होप आप सभी को ये बात समझ आ गई, क्योंकि 10,000 यूनिट्स के लिए उससे डबल इनपुट की ज़रूरत होगी, यानी 20,000 kg के इनपुट की ज़रूरत होगी एज़ पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो मेरा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो रिमाइंड कराना है वो ये है कि यू आर नॉट कंसर्न मेजरली अबाउट आउटपुट बट यू आर कंसर्न अबाउट इनपुट। बोलिए, मेरी बातचीत समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? ये तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 था। इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 आप सोच लो कि अगर एक क्वेश्चन में वो ये कह देता है कि आप ट्रेडर हो। ट्रेडर वो व्यक्ति होता है जो खरीदता है और बेचता है। देखो, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की जो फर्स्ट 2-3 लाइनें होती है ना, वो आप लोग पढ़ते नहीं हो। आप लोग को लगता है यार पहली 1-2 लाइनें तो ऐसी टाइम पास के लिए होती हैं, जब तक आपको नंबर नहीं दिखाई देता तब तक आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते। प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। जो क्वेश्चन गिवन होता है, क्वेश्चन की बिगिनिंग की लाइंस भी बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। वो लाइंस को इस तरीके से फ्रेम करता है कि उनमें भी इंफॉर्मेशन हिडन हो सकती है। जैसे मानो कि अगर एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक ट्रेडर हो और उसने आपको ये कहा कि आपने 4,000 प्लेट्स बेची हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनपुट भी 4,000 प्लेट्स होगी। क्यों? क्योंकि आप अगर एक ट्रेडर हो, सो यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर। आप कोई पैकिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खरीद रहे हो और बेच रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर मैन्युफैक्चरर का है तो आउटपुट से इनपुट डिराइव करना पड़ सकता है, पर अगर क्वेश्चन ट्रेडर का है तो जो आउटपुट गिवन होगी या सेल गिवन होगी उतनी ही इनपुट होगी। इसी को एनुअल कंजम्पशन, इसी को एनुअल डिमांड, इसी को एनुअल रिक्वायरमेंट, इसी को ए मान लेंगे।
बोलिए मेरी बातचीत समझ आई? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। ए का मतलब क्या होता है? अब ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड। अब ये बड़ा क्रूशियल वर्ड है क्योंकि 90% क्वेश्चनों में तो दिक्कत नहीं आती एनुअल डिमांड के बारे में, लेकिन 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सीए इंस्टीट्यूट ने बड़ी गड़बड़ की हुई है। अब वहाँ पे परेशानी क्या है, एनुअल परचेज अलग है और एनुअल कंजम्पशन अलग है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक गिवन है। याद करो, एक ऐसे 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें 70,200 और 72,800 आता है, 70,800 और 72,800 आता है शायद। तो उसमें बड़ा पंगा पड़ता है बच्चे को। बच्चा सोचता है कि सर मैं ए किसे मानूं। देखो भैया, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बोलूँ, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए एनुअल कंजम्पशन, लेकिन सी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं मानता। सी इंस्टीट्यूट ने अपने एक आंसर में, मैं आपको उनकी पब्लिकेशन की रेफरेंस दे सकता हूँ, उन्होंने ऐसा किया है कि एनुअल डिमांड में एनुअल परचेज को यूज़ करा है। एनुअल डिमांड में किसको यूज़ करा है? एनुअल परचेज को। इनफैक्ट वो क्वेश्चन मैंने भी आपको एनुअल परचेज से ही कराया है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट की अपनी पब्लिकेशन में, उनकी आरटीपी में, उनकी मॉड्यूल्स में 2 जगह पे मैं ऐसे रेफरेंस आपको दे सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने एनुअल परचेज को यूज़ करा है एनुअल कंजम्पशन की जगह, जब क्वेश्चन में एनुअल डिमांड की ज़रूरत थी। कितने बच्चों को याद है? थम्स अप करो ज़रा, ये पॉइंट याद है आपको? लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है, लेकिन जब उसी क्वेश्चन में जब उन्होंने एवरेज कंजम्पशन निकलवाई थी ना, जब एवरेज कंजम्पशन, और हम बोलते हैं ए अपॉन डेज, जैसे 1 साल की कितनी कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय डेज, तो वहाँ पे उन्होंने एनुअल परचेज को यूज़ नहीं करा था, क्योंकि वहाँ पे वो कंजम्पशन लिखना चाहते थे। वहाँ पे उन्होंने एनुअल कंजम्पशन को लिया है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है कि बच्चे ने एक रट्टा लगा रखा है। बच्चा कहता है ए जो है वो हर जगह सेम होगा, लेकिन आंसर है नो, ये 2 जगह चेंज होता है। अब ये इतनी इंट्रिकेट बात है कि बहुत सारे बच्चे तो शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट पे। मैं दोबारा बोलता हूँ, ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड। अब एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल परचेज देखी जाए या एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड देखी जाए, 2 अलग बातें हैं। तो जो ईओक्यू वगैरह का फॉर्मूला है, मैं दोबारा बोलता हूँ, जो ईओक्यू वगैरह का फॉर्मूला है उसमें जो ए यूज़ होगा वो परचेज वाली यूज़ होगी, लेकिन जो एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला है उसमें जो ए यूज़ होगी वो परचेज क्वांटिटी नहीं होगी, कंजम्पशन होगी। सब बच्चों को क्लियर हो गया? ज़रा थम्स अप कर दो अगर ये पूरी तरह पॉइंट क्लियर हो गया कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया कि क्या करना है। ठीक है, अच्छा मैं फिर से एक बात बता दूं, मैं सीए इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से उतना सहमत नहीं हूँ, पर मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके आंसर को चेंज कराऊँ, क्योंकि मार्क्स उन्होंने ही देने, मैंने नहीं देने। तो मैं वही सजेस्ट करता हूँ दैट यू हैव टू बी एज क्लोज टू ICAI पब्लिकेशन बुक्स एज यू कैन बी। आई होप मैंने आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया है, सभी की डाउट उठने से पहले ही रिजॉल्व कर दिया है। दैट इज़ व्हाट आई एम हेयर फॉर। ये हो गया ए। चलिए अब एक बात बताइए, चलो हमें सर जी ए तो समझ आ गया। अच्छा पता है ना, कभी कभी ए भी बड़ी मेहनत से निकलवाता है वो। जैसे ए मान लो कि हमें आउटपुट दे दे, तो आउटपुट से ए डिराइव करना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आया? कभी कभी हमें आउटपुट से ए डिराइव करना पड़ता है। कभी कभी एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि ए था ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। याद करो, पूरा का पूरा क्वेश्चन खगाल लिया, ए ही नहीं था। तो उसमें क्या था, एवरेज कंजम्पशन इनटू डेज से मल्टीप्लाई करके ए आया था। यानी ए, देखो अगर तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना एक और जुगाड़ बता रहा हूँ आपको कि अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज कंजम्पशन पता हो, जैसे एवरेज कंजम्पशन मान लो पर डे पता है आपको, तो उसे इंटू 365 कर दो। अच्छा उस क्वेश्चन में एक और पंगा होता है, एकदम आखिर वाली लाइन में जाके बोलता है अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। बच्चा 365 से क्वेश्चन कर चुका होता है। देख रहे हो मतलब वो कितने धोखे दे सकता है आपको। तो मैं आपको सारे के सारे धोखों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आपको एवरेज कंजम्पशन पर डे दे रहा है तो पहले क्वेश्चन को देख लो कहीं पे डेज मेंशन तो नहीं है। अगर डेज मेंशन नहीं है तो 365 लोगे। बोलो मेरे साथ, अगर कहीं पे डेज मेंशन नहीं है तो आप 365 लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही 360 मेंशन है तो फिर ऑब्वियसली बात है 360 लेंगे, फिर हम 365 नहीं ले सकते। अच्छा अगर ये एवरेज कंजम्पशन पर वीक होगी तो इंटू 52 कर देंगे, 52 वीक्स कर देंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कि ए का मतलब क्या है। ए मैं रिपीट करता हूँ, ए का मतलब है एनुअल डिमांड। दोबारा बोलो, ए का मतलब है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड में एवरेज कंजम्पशन पर डे अगर ये ना दी हो, ये वाला मेथड। अच्छा एक बात हो, ये मेथड प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ या मैं ये मेथड सेकेंडरी इंपॉर्टेंस पे रख रहा हूँ? ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी तब है, देखो अगर तो डायरेक्ट ए निकल सकता है, ऐसे आउटपुट से ए निकल सकता है, या ए डायरेक्टली पता है हमें, तो उस ए को यूज़ करो। लेकिन उन क्वेश्चनों में जिनमें ए मिल ही नहीं रहा होता कहीं से भी, किसी भी सीधी उंगली से घी ना निकल रहा हो, तो उंगली टेढ़ी करनी है। यानी ये वाला फॉर्मूला आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। याद रखोगे? अब मेरे पास बच्चे डाउट भेजते हैं और डाउट पता है क्या होता है, वो कहता है सर आपने तो ये फॉर्मूला लिखवाया था क्लास में, मैंने इससे ए निकाला, मेरा आंसर अलग आ रहा है।
अरे भाई मैंने ये भी तो बोला था कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है मेरी। क्या ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है? नहीं, ये फॉर्मूला मेरी लास्ट प्रेफरेंस है कि एवरेज कंजम्पशन से मैं ए को डिराइव करूँ, ये मेरी लास्ट प्रेफरेंस है, याद रखना। आई होप आई मेड माई पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए और आगे बढ़ते हैं सर, ए हमें समझ आ गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि EOQ क्या होता है? EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसका मतलब 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, ये बात हमें पता ही है। ए का मतलब एनुअल परचेज, बेसिकली ए एनुअल डिमांड होनी चाहिए बट उसमें एनुअल परचेज को लेते हैं। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओ क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा एक बात और, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर में याद रखना है कि ऑर्डर का साइज़ जितना मर्जी बड़ा हो, हम मानते हैं पर ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर है। यानी रिक्शे वाला चाहे उससे 1 किलो मंगाओ, चाहे 100 किलो मंगाओ, चाहे 500 किलो मंगाओ, रिक्शे वाला एक बार आने जाने के बराबर पैसे लेता है, ये हम अज्यूम करते हैं। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसमें क्या क्या आता है? इसमें स्टोरेज की कॉस्ट आती है, साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट आता है, ये सब चीज़ें आती हैं, याद है ना आपको? अच्छा अगर ये चीज़ें परसेंटेज पे बेस्ड हो तो परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? प्राइस ऑफ जो इनपुट है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल से, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक बात यहाँ पे गड़बड़ आती है कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा होता है, मेरी बातों को सुनो, अगर क्वेश्चन में प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा है तो जब क्वेश्चन में प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा होगा तो जो कैरिंग कॉस्ट होगी वो अलग अलग पार्ट्स में चेंज हो जाएगी पर यूनिट वाली। क्यों? सोचो पहले 100 रुपये का आउटपुट था, मानो 100 रुपये का आउटपुट था और कैरिंग कॉस्ट थी 20%, तो हमारी 20 रुपये पर यूनिट पर एनम की कॉस्ट थी। लेकिन अगर अगले केस में हमें 5% डिस्काउंट मिल रहा है तो प्राइस 95 का हो गया। अगर प्राइस 95 का हो गया तो 95% का 20%, 95 का 20% निकालना पड़ेगा ना। कितने बच्चों को याद आया कि हाँ जी कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाती थी? फिर इसमें मैंने एक और क्वेश्चन बीच में तंग करने के लिए बुक में रखा हुआ है, उसमें नीचे पूरा क्वेश्चन आप कर लोगे, नीचे एंड में नोट लिखा हुआ है वी अज्यूम दैट द कैरिंग कॉस्ट डज नॉट चेंज अलॉन्ग विद प्राइस। लेकिन अगर ऐसी नोट लिखी हुई मिल जाए तो इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी, कैरिंग कॉस्ट 20 रुपये पर यूनिट पर एनम वाली ही पूरे क्वेश्चन में यूज़ होगी अगर वो लाइन लिखी हुई हो तो। सबको समझ आ गया? जनरली मैं बोलता हूँ कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज पे गिवन होती है तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल से मल्टीप्लाई होती है। अगर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल अलग अलग केस में अलग अलग हो, अगर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल अलग अलग केस में अलग अलग हो तो हम भी ज़रूर 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 कैरिंग कॉस्ट को चेंज करते हैं, हम भी कैरिंग कॉस्ट को ज़रूर 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 चेंज करते हैं पर अलग अलग पार्ट्स के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ये लिख दे कि कैरिंग कॉस्ट विल नॉट कैरी अलॉन्ग विद द प्राइस तो हम उसे फिर जो फर्स्ट पार्ट में निकाली होती है वही पूरे क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हमारे पास बुक में है। सबको याद आ गया? बहुत बढ़िया। अच्छा अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में ना हो, सोचो कैरिंग कॉस्ट फिर सीधा रुपया दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट इज 15 रुपये पर यूनिट पर एनम, तो क्या अलग अलग केस में कैरिंग कॉस्ट चेंज होगी? नहीं, फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सेम वाली यूज़ हो जाएगी, क्योंकि जब उसने प्राइस पे बेस्ड ही नहीं है तो प्राइस चेंज होने से वो चेंज ही नहीं होगी। टोटल में चेंज हो सकती है पर यूनिट चेंज नहीं होगी। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो गई? टोटल में चेंज हो सकती है लेकिन पर यूनिट चेंज नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया कि आपको EOQ भी अच्छे से समझ आ गया है। अच्छा EOQ में और रीऑर्डर क्वांटिटी में क्या फ़र्क है? रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कुछ भी आप मंगा रहे हो लाला जी से, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि आप लाला जी को हर बार फ़ोन करके कितने यूनिट मंगाते हो, दैट इज़ कॉल्ड रीऑर्डर क्वांटिटी। बट ज़रूरी नहीं है कि रीऑर्डर क्वांटिटी EOQ हो, बट एवरी EOQ इज़ ROQ, बट एवरी ROQ इज़ नॉट EOQ। EOQ है बेस्ट ROQ। EOQ कौन होता है? बेस्ट ROQ को हम EOQ बोलते हैं, बेस्ट ROQ को हम EOQ बोलते हैं। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आती है ना? मैंने क्या कहा? व्हाट इज़ EOQ? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जब हम लाला जी से हर बार इतनी क्वांटिटी मंगाएंगे तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल, इनफैक्ट टोटल कॉस्ट हमें मिनिमम पड़ेगी, टोटल कॉस्ट हमें मिनिमम पड़ेगी, उसे हम EOQ बोलते हैं। बोलिए, रिस्पॉन्ड करते रहिए ज़रा जल्दी जल्दी कि हाँ सर ये बातें मुझे क्लियर हो रही हैं, मुझे ये सारी की सारी बातें अच्छे से बढ़िया से प्यार से ढंग से समझ आ रही हैं, मज़ा आ रहा है। गुड, तो ये हो गया हमारा EOQ। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो और आगे चलते हैं। अच्छा अगर एक बात बताओ, वो आपको कंजम्पशन कुछ ऐसे दे दे, जैसे मानो उसने लिख दिया 100 kg पर डे से लेके 300 kg पर डे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये है मिनिमम कंजम्पशन, ये है मिनिमम कंजम्पशन पर डे,
ये है मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। वो याद है लाला जी वाला एग्जांपल कि अगर हम हलवाई हैं तो हमारे यहाँ पे कम से कम 100 किलो चीनी रोज़ खर्च होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलो चीनी रोज़ खर्च हो सकती है। ठीक है जी। और ये अगर पर डे है तो लीड टाइम भी डेज़ में होना चाहिए, और अगर ये वीक्स में है तो लीड टाइम भी वीक्स में होना चाहिए। ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने किया है कि जिसमें अगर मान लो कि कंजम्पशन डेज़ में गिवन है और लीड टाइम वीक्स में गिवन है, वहाँ बच्चा फंस जाता है और बच्चा उन दोनों को इंटू कर देता है। इतना मूर्ख है बच्चा। फिर गुस्सा आता है एग्जामिनर को। एग्जामिनर कहता है भाई तू तो फाइनल में जाने लायक ही नहीं, फिर वापस फिर मिलेंगे 6 महीने बाद। वो ऐसा नोट लिख के भेजता है पेपर में। अगर ऐसी बेवकूफ़ी करके आओगे तो सुनो मेरी बात, अगर कंजम्पशन डेज़ में है तो जो लीड टाइम होना चाहिए वो भी डेज़ में होना चाहिए। लीड टाइम जैसे मानो लिखा है 3 to 5 डेज़, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये है मिनिमम लीड टाइम। ये कौन सा लीड टाइम है? ये है मिनिमम लीड टाइम। और ये कौन सा है? ये है मैक्सिमम लीड टाइम। यानी लाला जी ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में सामान भेजते हैं और कम से कम 3 दिन में सामान भेजते हैं। मैंने क्या कहा दोबारा बताओ? लाला जी कम से कम 3 दिन में सामान भेज देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में सामान भेजते हैं। एवरेज पे निकालोगे इन दोनों की तो 4 डेज़ आ जाएगा। एवरेज लीड टाइम 4 डेज़ आ जाएगा। एवरेज कंजम्पशन निकालोगे तो 200 kg पर डे आ जाएगा। अब ये अभी तक ये क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी डेज़ में है और ये भी डेज़ में है, तो ये मैच कर रहा है, हम खुश हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल लो, अगर ये डेज़ में होता और ये वीक्स में होता, 3 वीक्स से 5 वीक्स, तो क्या करते? और हर वीक में 7 दिन होते हैं। हर वीक में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं। तो आप इसे इंटू 7 कर देते ताकि ये बन जाता 700 से 2100 kg पर वीक, और फिर मल्टीप्लाई आप कर सकते थे। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी अगर मैं बोलूँ 700 से 2100 kg पर वीक, तो हम 700 से 2100 kg पर वीक के हिसाब से क्वेश्चन को करते। फिर मतलब 100 से 300 ना लेते, 700 से 2100 लेते कंजम्पशन को। सब बच्चों को समझ आ गया? बेटा ये बेसिक इंटेलेक्ट है, ये नॉलेज नहीं है। मतलब ये तुम्हें पढ़ा थोड़ा रहा हूँ, ये तो जनरल नॉलेज की बात है कि अगर एक चीज़ वीक में एक चीज़ डेज़ में, आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते जब तक दोनों सेम पैरामीटर पे ना हो। या तो दोनों वीकली हो, या तो दोनों मंथली हो, या तो दोनों डेली हो। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना बेटा, प्लीज़ ध्यान रखना। तो ये हो गई लीड टाइम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में एवरेज निकालूंगा तो मेरी एवरेज आएगी 200 kg पर डे। अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो मेरी एवरेज आएगी 200 kg पर डे। पर अगर क्वेश्चन ने दी हुई है 250 एवरेज, मानो क्वेश्चन ने बोला है ऑन एन एवरेज इट इज़ 250 kg, तो क्या मैं 200 को एवरेज मानूं या मैं 250 को मानूं? क्वेश्चन करते हुए क्वेश्चन भगवान होता है। अगर क्वेश्चन ने 250 कहा है तो हम 250 को मानेंगे, हम 200 को नहीं मानेंगे। हम अपनी निकाली हुई एवरेज को नहीं फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन ने अपनी कोई अलग एवरेज दी हुई है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट क्वेश्चन एंड यू हैव टू फॉलो देयर एवरेज। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं बेटा अभी सुपर क्विक स्पीड में छोटी छोटी बातें आपको बताता चल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिए। अब आइए कुछ फॉर्मूलाज हम पढ़ते हैं, जैसे रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि मेरे पास गोदाम में कितना सामान पड़ा होना चाहिए कि मैं लाला जी को फ़ोन करूं कि लाला जी मुझे सामान भेज दो। मतलब देखो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ा ना कि हमारा अपनी फैक्ट्री बिल्कुल खाली करने के बाद लाला जी को फ़ोन करेंगे। ऐसा तो आप अपने घर पे भी नहीं करते। ऐसा थोड़ा ना कि आटा पूरा ख़त्म हो जाता है तब नया आटा मंगवाते हैं। हमारे घर में टब में थोड़ा आटा बचा हुआ होता है तब हम नया आटा मंगवा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है और आटे की ज़रूरत है। क्या मेरी बात आपको समझ आई? तो व्हाट इज़ रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि हमारे पास गोदाम में, भंडारे में हमारे पास कितना सामान भरा हुआ होना चाहिए कि हम लाला जी को फ़ोन करें, लाला जी मेरा सामान ख़त्म होने वाला है, मुझे सामान भेजो। तो वो कितना होना चाहिए? देखो प्रूडेंस हमें ये कहती है डरपोक बनो, और डरपोक बनने का मतलब होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, यानी मैं चाहता हूँ कि अगर लाला जी ज़्यादा से ज़्यादा दिन भी लगा दें और इधर ज़्यादा से ज़्यादा चीनी खर्च भी हो रही हो मेरे पास, अगर मैं हलवाई हूँ, तो भी मेरा काम ना रुके। देखो पर्पस क्या है? काम नहीं रुकना चाहिए रॉ मटेरियल की वजह से। कहीं गलती से ऐसा ना हो एक दिन कि पता चला रॉ मटेरियल मेरे पास नहीं आया और उसकी वजह से मेरा काम चौपट हो गया, ये ना हो। इसलिए मैं मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम यूज़ करता हूँ आरओएल में। आई होप सबको समझ आ गया। रीऑर्डर लेवल का मतलब मेरे पास कितना सामान पड़ा हुआ होना चाहिए कि मैं लाला जी को ऑर्डर दे दूँ। तो मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम जितना सामान पड़ा हुआ होना चाहिए ताकि मैं लाला जी को ऑर्डर दूँ कि उतने दिन में। तो देखो अब इसमें क्या है, सेफ्टी ऑलमोस्ट पूरी है। क्यों सेफ्टी पूरी है? क्योंकि हमें पता है यार लाला जी मैक्सिमम से ज़्यादा देर क्या लगा देंगे और हम भी मैक्सिमम कंजम्पशन से ज़्यादा कंजम्पशन क्या कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सेफ़ फील कर रहे हैं। यहाँ पे हम कैसे फील कर रहे हैं दोस्तों? सेफ़। लेकिन अगर किसी कंपनी में ऑलरेडी सेफ्टी स्टॉक होता है,
अगर एक बिजनेस में ऑलरेडी सेफ्टी स्टॉक होता है फिर वो उतना नहीं डरते कि मैक्सिमम रखें, फिर वो एवरेज इंटू एवरेज रख लेते हैं, एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। अच्छा एक बात बताओ, अब ये एवरेज क्यों यूज़ हो रही है सर? अब आप प्रूडेंस क्यों नहीं फॉलो कर रहे? अब आप क्यों नहीं कह रहे मैक्सिमम रख लो? क्योंकि भाई जब सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम भी पड़ गई यूनिट, लाला जी ने 2-3 दिन ऊपर भी लगा दिए तो भी जो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है वो यूज़ कर लेंगे। सेफ्टी स्टॉक का मतलब यही है ना कि हमने वो पैसा सेफ्टी, वो सामान, वो रॉ मटेरियल उतनी क्वांटिटी सेफ्टी में रखी हुई है जो हम पूरे के पूरे समय अपने पास रखने वाले हैं। ठीक है जी, गुड। तो ये हो गया हमारा रीऑर्डर लेवल। अब अगला आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब अधिक से अधिक हम अपने पास कितना सामान रख लेना चाहते हैं, कितना सामान हमें मैक्सिमम अपने गोदाम में देखने को मिलेगा। देखो जब हमारे पास रीऑर्डर लेवल था तो हमने लाला जी को फ़ोन किया कि लाला जी मुझे सामान भेजो। अब पता चला लाला जी ने सामान भेजने में मिनिमम इधर कंजम्पशन हुई हमारी और मिनिमम लीड टाइम में लाला जी ने सामान भेज दिया, यानी हमारी कंजम्पशन मिनिमम हुई और इधर पता चला चीनी खर्ची बहुत कम हुई और लाला जी ने मिनिमम टाइम में सामान भेज दिया। ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूँ, लाला जी ने मिनिमम टाइम में सामान भेज दिया और मिनिमम कंजम्पशन हुई हमारी, और इतने में सामान हमारे पास द्वार पे आ गया। नया सामान, जो नया सामान आना था दैट वाज रीऑर्डर क्वांटिटी, वो भी आ गया। तो हमारे गोदाम में ये सामान पड़ा था, उसमें से मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम जितना सामान खर्च हुआ है, थोड़ा सा सामान खर्च हुआ और पता चला नया सामान भी आ गया। तो जैसे ही नया सामान हमारे पास गोदाम में ऐड होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड होगी, हम मान के चलेंगे कि हमारा मैक्सिमम स्टॉक हमें उस दिन देखने को मिलेगा। मिनिमम स्टॉक हमें कब देखने को मिलेगा? दोस्तों मैंने आपको ये बात बताई कि मिनिमम स्टॉक लेवल जो है, वैसे तो मेरा दिल तो ये कहता है कि मिनिमम स्टॉक लेवल 0 होना चाहिए, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट और जो सीएमए इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉस्टिंग के रूल्स बनाते हैं वो ऐसा नहीं मानते। वो मानते हैं कि मिनिमम स्टॉक लेवल जो आपको देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक के बराबर है, यानी यही देखो, अगर सेफ्टी स्टॉक को अकेला छोड़ दो तो ROL में से माइनस एवरेज इंटू एवरेज कर दो, तो ROL में से एवरेज इंटू एवरेज माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो सेफ्टी स्टॉक बचेगा, उसी को मिनिमम स्टॉक लेवल कह दिया जाता है। मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब आप अपने गोदाम में इतने स्टॉक को मिनिमम देख पाओगे, आप अपने गोदाम में इतने को मिनिमम देख पाओगे। फिर एक आता है एवरेज स्टॉक लेवल। अब देखो एवरेज स्टॉक लेवल, ये बड़ी विचित्र बात है। देखो एवरेज स्टॉक लेवल क्या हो सकता है? एवरेज स्टॉक लेवल 3 तरीके से निकल सकता है, पर उसमें से बेस्ट तरीका है सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कैरिंग कॉस्ट, अब याद रखिएगा कैरिंग कॉस्ट जब भी निकालनी है इसी फार्मूला से निकालनी है। हो सकता है सेफ्टी स्टॉक 0 हो, कोई बात नहीं, पर आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। कैसे? क्योंकि आपको पता है ना, कैरिंग कॉस्ट जब निकालते हैं तो एवरेज स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना सामान हमारे पास गोदाम में ऑलमोस्ट पूरे साल पड़ा रहता है और एक यूनिट को गोदाम में रखने पे कितना खर्चा होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैरिंग कॉस्ट आती है। अभी मैं आगे फॉर्मूला भी बताऊंगा, डोंट वरी। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा। देखो मैं फिर से एक बात बता दूं, ये सेशन मेरे हिसाब से एक रिविजनरी सेशन है, मैं इसमें नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रखी है पहले, कैसे भी पढ़ रखी है, वो एक बार इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्विक रिवीजन कर पाएंगे। और मेरा आप साथ दीजिए क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें नया पढ़ना चाहेंगे तो ये नया पढ़ने के लिए सेशन नहीं है। मैं साफ साफ आपको बोल दूं, दिस इज़ अ क्विक रिवीजन सेशन। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि ये स्पीड ठीक है क्योंकि रिवीजन में इतनी ही स्पीड होनी चाहिए, रिवीजन में इससे भी धीमे जाऊँगा तो क्या फ़ायदा फिर। सुनिए मेरी बात, मैंने आपको ये कहा कि एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब क्या है। दोस्तों एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब है सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है जब जब हमें कैरिंग कॉस्ट निकालनी हो। अदरवाइज तो एवरेज स्टॉक के 2 फॉर्मूले और हैं, एक है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ये वाले फॉर्मूले से हम कैरिंग कॉस्ट नहीं निकालते कभी भी। इस फॉर्मूला से हम कैरिंग कॉस्ट नहीं निकालते, और होने को तो ये भी हो सकता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, इससे भी हम नहीं निकालते कैरिंग कॉस्ट। तो याद रखना कैरिंग कॉस्ट के केस में खाली इसी फॉर्मूला को प्रेफर किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बहुत 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 ही बढ़िया। ठीक है जी, मैं यहाँ पे डेंजर लेवल की बात नहीं करना चाहूँगा, रिवीजन में मैंने क्लास में आपको पढ़ा रखा है। हम अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो बातें हैं खाली वो रिवीजन में करने वाले हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉस्ट क्या है। देखिए बेटे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जब आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री देखते हैं तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं। एक आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट।
मैं ऐसे लिख देता हूँ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये इसके लिए दो चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मैं रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे पता लगते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर पता लगते हैं ए यानी एनुअल कितना हमने सामान खरीदा, एनुअल परचेज क्वांटिटी कितनी थी, एनुअल हमने कंजम्पशन कितनी करी, उसे सोच सकते हो आप, डिवाइडेड बाय आपने एक बारी में कितना सामान खरीदा, EOQ भी हो सकता है, ROQ भी हो सकता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं। देखो पहले CA इंस्टीट्यूट नंबर ऑफ ऑर्डर को डेसिमल में लेना अलाउ करता था, अभी भी अलाउ करता है, एक्सप्रेसली उन्होंने डिसअलाउ नहीं किया, लेकिन आजकल अपनी नई पब्लिकेशन में CA इंस्टीट्यूट नंबर ऑफ ऑर्डर को डेसिमल में नहीं ले रहा, राउंड ऑफ कर रहा है हायर तरफ। किस तरफ राउंड ऑफ कर रहा है, मेरी हर एक शब्द को सुनना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को अब वो डेसिमल पे नहीं ले रहे, राउंड ऑफ कर। इनफैक्ट मेरे पास प्रैक्टिस शीट में कुछ क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल में है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है सर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ और आ रही है, बुक कुछ और, इनकी कुछ और है। बेटा उन्होंने कई जगहों पे राउंड ऑफ नहीं कर रखा, लेकिन अब आपको मैं अलाउ नहीं करता हूँ ऐसा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ प्लीज़ कर दीजिएगा। क्या मेरी बात समझ आई? मानो कि यहाँ पे आपको डिवाइड करने पे 19.6 आ रहा है, तो आप 19.6 नहीं लोगे, आप उसकी जगह 20 ऑर्डर्स लोगे। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको? आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 कर दोगे, राउंड ऑफ कर दोगे टू द हायर साइड, हमेशा राउंडिंग ऑफ टू द हायर साइड। तो आपने ये राउंडिंग ऑफ कर दी और अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से जो O था, ताकि आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाए। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट की। अब ये जो टोटल कैरिंग कॉस्ट होती है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आपके पास एवरेज स्टॉक कितना था और एवरेज स्टॉक को आप मल्टीप्लाई करो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मैंने क्या कहा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पे दोस्तों जो एवरेज स्टॉक होता है वो कैसे आता है, सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, इससे एवरेज स्टॉक आएगा और इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अलग अलग केस में चेंज भी हो सकती है। अगर प्राइस चेंज हो रहा होगा, मान लो दो केस हैं, एक में प्राइस कुछ और है, एक में प्राइस कुछ और है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, तो अगर प्राइस चेंज हो रहा होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी पर यूनिट ये वाली भी चेंज हो रही होगी, यानी ये जो है C ये भी चेंज हो रहा होगा अलग अलग केस में। क्या आप सभी को मेरी बातें समझ आ गई, मैंने क्या कहा? बहुत ही बढ़िया। और तीसरी चीज़ होती है परचेज कॉस्ट। तीसरी चीज़ क्या होती है इसमें, आती है परचेज कॉस्ट। अब देखो जो परचेज कॉस्ट है ना, एक बात को समझना, उसमें हम A लेते हैं, एनुअल हमने कितनी परचेज करी है, और इनटू कर देते हैं प्राइस। अब एक बात ध्यान रखना, ये ना हमेशा नहीं दिखाई जाती, ये हमेशा नहीं दिखाई जाती। अगर सुनो मेरी बात, अगर तो वो टोटल कॉस्ट माने, टोटल कॉस्ट मांगे, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मांगे, तो ये तीनों ऐड कर देना, तो ये तीनों ऐड करना, हमेशा इन तीनों को ऐड करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो केस हैं और दोनों में प्राइस चेंज नहीं हो रहा, बोलो मेरे साथ प्लीज़ बोलो, दो केस हैं और दोनों में प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज़ नॉट चेंजिंग। तो उन केसेस में, क्योंकि ये वाला पार्ट अब दोनों में बराबर आने वाला है, अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा तो ये वाला पार्ट दोनों में बराबर आने वाला है, तो फिर इसे इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। बेटा जब कोई चीज़ दो केसेस में बराबर आती है तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो जब वो क्वेश्चन कहता है ना रेलिवेंट कॉस्ट निकालो, ये बात सब लोग सुन लो प्लीज़, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन कहता है रेलिवेंट कॉस्ट निकालो, तो उसमें ये आएगा जी हाँ, ये आएगा जी हाँ, लेकिन ये आएगा कभी हाँ कभी ना। अगर तो प्राइस चेंज हो रहा होगा तो ये आएगा, लेकिन अगर दोनों केस में प्राइस चेंज नहीं हो रहा होगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये रेलिवेंट नहीं हुआ। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, जो दोनों केसेस में बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो, अंतर कर रहा हो, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, वो रेलिवेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मान लो आपके पास एक ही जीन्स है, टी शर्ट दो हैं, तो आज अपने घर से बाहर जाना है, तो जब आपको डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन सिर्फ टी शर्ट्स के लिए ले सकते हो, आप जीन्स के लिए नहीं ले सकते हो। अगर जीन्स दोनों टी शर्ट्स के साथ आपने सेम ही पहननी है, आप ब्लैक टी शर्ट पहनोगे तब भी आपने वही जीन्स पहननी है, आपने रेड टी शर्ट पहननी है तब भी वही जीन्स पहननी है। तो क्योंकि वो दोनों केसेस में फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा, इसलिए वो रेलिवेंट नहीं है, उस पर आप दिमाग ही नहीं लगाओगे, आपको पता है जीन्स तो एक ही वही पहननी है।
टी शर्ट पे दिमाग लगाओगे ये पहनूँ या ये पहनूँ, बोलो हाँ या ना, मेरी बात आपको क्लियर हुई? तो यू वुड बी मोर केयरफुल अबाउट कि आपने ये परचेज कॉस्ट जो है वो आएगी या नहीं आएगी। इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपने कई क्वेश्चन ऐसे देखे भी होंगे, किसी किसी में परचेज कॉस्ट लिख रखी है, किसी में नहीं लिख रखी। चलो मैं फिर से एक बार 3 बातें बोलूँगा, तीनों बातें आखिरी में ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन आपको कहता है टोटल कॉस्ट निकालो, तो ये तीनों हमेशा आएंगे, बोलो हाँ या ना, क्योंकि उसने टोटल कॉस्ट मांगी है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल में तो परचेज प्राइस आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने रेलिवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट मांगी है, रेलिवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट, और रेलिवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट में 2 केसेस हैं और दोनों में प्राइस सेम है, तो प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा, तो जो ये वाली कैलकुलेशन होगी दोनों में सेम आ रही होगी, तो इसे इग्नोर कर दो, फिर ये रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट का मतलब होता है दोनों केस में जो चेंज हो रहा है, तो उसे इग्नोर कर दोगे। हाँ, और अगर रेलिवेंट मांगा है, दोनों केस में प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से ये फिगर दोनों में चेंज आएगी, तो फिर परचेज कॉस्ट को भी रेलिवेंट कॉस्ट में दिखाओगे। समझ आ गई? कितने बच्चों को समझ आ गई? थम्स अप कर दो। गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो आपको कैरिंग कॉस्ट भी समझ आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी समझ आ गई। अच्छा जी, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ना एट EOQ, वैसे देखो, अच्छा एक बच्चे ने बड़ा प्यारा डाउट एक दिन मुझसे पूछ लिया। वो कहता है सर आपने तो ये कहा था जब आपने EOQ का चित्र बनाया था तब आपने कहा था ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मीट होती है, यानी वो दोनों मैच होती हैं। सर मैंने तो क्वेश्चन किया, मेरी तो ये दोनों कॉस्ट मैच नहीं हुई। तो देखो ये दोनों कॉस्ट मैच EOQ पे हो, उसने मुझसे ये पूछा कि सर मैंने तो EOQ पे कैलकुलेशन करी है फिर भी मेरी ये दोनों कॉस्ट मैच नहीं हो रही। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक होगा तो ये दोनों मैच नहीं करेंगी, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक का इम्पैक्ट कैरिंग कॉस्ट पे आएगा लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट पे नहीं आ रहा होगा, तो ये दोनों कॉस्ट मैच नहीं करेंगी। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स में राउंडिंग ऑफ की होगी, राउंडिंग ऑफ, तो इसकी वजह से भी ये दोनों मैच नहीं करते, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो वो आए गई, वो कॉमन है, उस पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब तब भी आपका आंसर करेक्ट है। समझ आ गई बेटे बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात और बता दूं, एट EOQ विदाउट सेफ्टी स्टॉक वाला क्वेश्चन, विदाउट सेफ्टी स्टॉक, जिस क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक ना हो, हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का एक और डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, और वो फॉर्मूला है 2 × A × O × C। क्या कहा मैंने? 2 × A × O × C। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये क्विक फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। किसके लिए? EOQ के लिए। ये क्विक फॉर्मूला है किसके लिए बताओ मुझे? EOQ पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के टोटल को निकालने के लिए। मतलब ये जो आपने यहाँ पे ये मेहनत करके ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकाली है ना, इन दोनों, ये दोनों स्टेप आपके बच जाएंगे और इन दोनों का टोटल डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें परचेज कॉस्ट का टोटल नहीं आएगा, पर ऑर्डरिंग और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट का टोटल आ जाएगा सीधा इस वाले फॉर्मूले से। इनफैक्ट एक क्वेश्चन ऐसा है, याद करो, जिस क्वेश्चन में A गिवन नहीं है और उसमें ये गिवन है, तो इसकी मदद से हमने रिवर्स वर्किंग करके A निकाला था। मैंने उस क्वेश्चन में आपको बोला था कि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा जब तक बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता। याद आया आपको? ध्यान रखिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं क्लास के अंदर कि जिसमें A गिवन नहीं था क्वेश्चन के अंदर, शायद 4000 आता है उसमें, A 4000 kg या यूनिट्स में आता है, तो वो A डिराइव करने के लिए हमने इसको यूज़ किया था, इस फार्मूला को यूज़ किया था। ये फार्मूला कब यूज़ होता है? ये फार्मूला, वैसे मैं इस फार्मूले का बहुत बड़ा फॉलोवर नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ भाई मेहनत करो, ऐसे ही निकालो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कभी फंस जाओ ऐसी जगह कि आप EOQ का क्वेश्चन हो, बिना सेफ्टी स्टॉक के हो, और उसमें आपको टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट ऑलरेडी गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी हेल्प से आप इनमें से कुछ डिराइव कर सकते हो, कोई एक वैल्यू, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता होगा। समझ आ गई बेटा बात मैंने क्या कहा? जी हाँ सर, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी समझ आ गई, EOQ भी समझ आ गई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ करना होता है। अच्छा एक बात और, अगर वो आपसे ये पूछ ले टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स क्या है, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स क्या है, आप मुझे बताइए कि 2 ऑर्डर्स के बीच में टाइम गैप किसे कहते हैं, तो वो कैसे निकलता है? तो आप उसमें 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर देते हो, यानी आपके जितने ऑर्डर्स थे उससे आप डिवाइड कर दो।
तो आपको पता लग जाएगा कि टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स क्या है, यानी दो ऑर्डर्स के बीच में टाइम गैप कितना होता है। ऑल गुड, ऑल गुड। अभी मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबी देर हुई होगी हमें ये सेशन स्टार्ट किए हुए, लगभग 30-35 मिनट हुए होंगे, बट इसमें मुझे लगता है कि रिफ़्रेश हो गया होगा अभी तक का मटेरियल चैप्टर। बहुत सारी बातें दिमाग में घूमने लगी होंगी अब तक। अगर नहीं घूम रही हैं तो फिर यहाँ वीडियो पॉज कर दो, पहले इतना टॉपिक रिवाइज़ करो, फिर आगे पढ़ना। और अगर मटेरियल ठीक ठाक तरीके से पहले पढ़ रखा है और आप इस क्लास को जेन्युइनली सिर्फ रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं तो आनंद आ रहा होगा, बहुत आनंद आ रहा होगा। और इसी भक्ति भाव से बने रहे, ठीक है ना। चलिए जी, अब ज़रा हम बातचीत करते हैं स्टोर लेजर्स के बारे में। आप मुझे बताइए स्टोर लेजर क्या होता है, क्विकली बताइए स्टोर लेजर क्या होता है। स्टोर लेजर का मतलब है बेसिकली स्टोर का रिकॉर्ड बनाना। स्टोर मैनेजर बनाता है ये, है ना, जो स्टोर कीपर होता है बेसिकली वो एक अकाउंट बनाता है और वो ये समझाता है कि देखिए कि आपके पास पहले तो डेट क्या थी, पर्टिकुलर्स क्या थे, क्या हुआ, रिसीट्स कितनी हुई, इश्यूज़ कितनी हुई, और फिर बैलेंस कितना बचा। तो इधर आप कॉलम बनाते हैं डेट का, पर्टिकुलर्स का, फिर रिसीट्स का, क्या क्या आया आपके पास, क्या क्या आपने इशू किया फैक्ट्री को, और क्या क्या आपके पास बैलेंस में बचा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे 1/4/2023 मान लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था। तो ओपनिंग स्टॉक ना तो रिसीव हुआ ना तो इशू हुआ, वो तो हमारे पास पुराना पड़ा ही हुआ था 100 यूनिट 20 रुपये वाले। तो हमारे पास 2000 का ओपनिंग स्टॉक पड़ा ही हुआ था। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? बहुत ही बढ़िया। तो अब क्या क्या होता है बेटा इसमें, मेरी बातों को सुनना। जैसे ये ओपनिंग स्टॉक था, अब आपने नया सामान रिसीव करा, आपने नया सामान क्या करा दोस्तों, रिसीव करा, तो वो आप लिखते हैं। अगर मान लो आपने नया सामान परचेज़ करा, ऑर्डर किया था कभी, उसके बाद अब वो सामान, देखो ऑर्डर के टाइम पे यहाँ एंट्री नहीं आती, याद रखना, ऑर्डर के टाइम पे रिसीट नहीं होता। ऐसा भी क्वेश्चन हमने पढ़ा जिसमें ऑर्डरिंग डेट अलग है और मटेरियल रिसीट डेट अलग है। तो जिस दिन रिसीव होगा उस दिन यहाँ एंट्री आएगी, क्योंकि ये याद रखो ये जो स्टोर लेजर है ये स्टोर कीपर बना रहा है, ये अकाउंटेंट नहीं बना रहा है, ये स्टोर कीपर बना रहा है, जो स्टोर में बैठा है बंदा। तो जब स्टोर के दरवाजे पे आएगा ट्रक, सामान रिसीव होगा, तब वो एंट्री डालेगा। उसे उससे पहले एंट्री डालने का कोई शौक ही नहीं है। भैया परचेज़ वालों ने क्या ऑर्डर दिया था उससे क्या लेन देना, जब तक मेरे पास सामान नहीं आया मैं एंट्री नहीं डालूंगा। जब मेरे पास सामान आया तब मैं इधर एंट्री डालूंगा। मानो कि 10 अप्रैल को हमारे पास सामान रिसीव हुआ, तो परचेज़ का रिसीव हुआ कोई ऑर्डर नंबर, मान लो कि 1000 गुड्स आए हैं 21 रुपये वाले, तो 21,000 का सामान आया है। तो 100 यूनिट पुराने पड़े हुए थे और 1000 यूनिट अब नए आए हैं 21 रुपये वाले, ठीक है जी। अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन फीफो का है, लीफो का है या वेटेड एवरेज मेथड का है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन फीफो का है, मान लो हमने 15 अप्रैल को इशू करे हैं, इशूड का मतलब है हमने अपनी फैक्ट्री को सामान भेजा है, उन्होंने मटेरियल रिक्विजिशन नोट हमें भेजा था, हमने उन्हें सामान भेजा है। ये सब भी मैं अभी थ्योरी में कवर अप कराऊंगा इसी सेशन में, थ्योरी में भी ये सब वर्ड्स भी पढ़ाऊंगा, MRN GRN वगैरह, ध्यान से सुनना, बने रहना पूरे सेशन में, मज़ा आएगा खूब। तो जब वो हमसे सामान मांगते हैं, हमने उन्हें सामान दिया, तो ये जब सामान हम उन्हें इशू करेंगे, देखो अब मेरी बातों को सुनो, अगर ये क्वेश्चन होता फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमने 500 यूनिट इशू करने हैं। अगर ये क्वेश्चन होता फीफो का, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम पहले ये पुराने वाले 100 यूनिट इशू करते और फिर इसमें से 400 यूनिट इशू करते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? पहले 100 यूनिट और फिर बाद में 400 यूनिट नए रेट पे, तो ये हो जाता फीफो। ये आप लिखो मत, पहले समझ लो। तो हम पहले ये वाले यूनिट इशू करते और फिर हम ये वाले यूनिट इशू करते जो भी रेट आता, और फिर ये वाला जो सामान था ये ख़त्म हो जाता और इसमें से 600 यूनिट 21 रुपये वाले बच जाते, 600 यूनिट 21 रुपये वाले बच जाते। क्या आपको मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? यानी फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले इशू हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मान लो लीफो का होता, सोचो कि यही क्वेश्चन लीफो होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि जो आखिर में आया वो पहले इशू होगा।
तो जो इशू होने हैं 500 यूनिट वो 21 रुपये के रेट पे होते। तो जो हमारे पास बचता वो 100 यूनिट पुराने वाले बचे रहते। लीफो में क्या होता है, जो पुराने यूनिट हैं वो बचे रहते हैं, जो पुराने यूनिट हैं वो बचे रहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ आ गई मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बोलता हूँ, जो पुराने यूनिट्स हैं वो बचे रह जाते हैं। इज इट क्लियर? क्या आपको लीफो का मतलब समझ आ गया मैंने क्या कहा? फीफो लीफो दोनों बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन वैम का होता, वेटेड एवरेज मेथड का होता, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ना हम यहाँ पे पहले एवरेज प्राइस निकाल लेते, इसे कर देते 23,000 और इसे कर देते 1100 और 23,000 और 1100 को डिवाइड करके एक रेट निकाल लेते, मानो कुछ भी रेट आता, फिर उस रेट पे ही इशू करते और उसी रेट पे बैलेंस दिखाते। क्या कहा मैंने? उसी रेट पे इशू करते और उसी रेट पे बैलेंस दिखाते। तो जो इशू करने थे 500 यूनिट वो भी उसी रेट पे करते और जो 600 यूनिट बचे हुए थे वो भी उसी रेट पे दिखाते। क्या आप सबको याद आ गया? अच्छा, इस क्वेश्चन में भी बड़ी सारी अड़चनें आती हैं। ऐसे मैंने बड़े टफ वाले क्वेश्चन भी कराए हुए हैं जिनमें डेट्स कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन के अंदर ही ऑर्डरिंग डेट और रिसीट डेट की हेल्प से लीड टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। वो मॉड्यूल के क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाए, वो करके जाने हैं, ज़रूर पढ़ कर जाना। एंड आई होप कि ये सब बातें आप रिव्यू कर पा रहे हो, दिमाग में आपके आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ बातें मैं सिर्फ बोल देता हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। जो ये मेरे पास आपके वाले ही नोट्स खुले हुए जो मैंने आपकी क्लास में लिखे थे। एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर नॉर्मल लॉस हुआ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से, जैसे पिलफरेज हो गई, छोटी मोटी चोरी हो जाती है स्टॉक में, या कोई बोतल टूट गई, सामान पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत टूट गया, गिर गया, इधर उधर हो गया, तो उसे हम इश्यूज़ में यूनिट्स दिखाते हैं बट नो कॉस्ट। तो उसे हम इशू दिखा देते हैं और कॉस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि नॉर्मल है ना, उसे प्रोडक्शन पे लेके जाना है। उसे किस पे लेके, जैसे सोचो 100 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गए या 20 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गए मान लो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 यूनिट का इशू दिखाओगे पर उस पर कॉस्ट नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस यूनिट पे कॉस्ट नहीं होती। तो बेसिकली ये प्रोडक्शन पे लग गया। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये 20 यूनिट प्रोडक्शन पर लग गए। इससे पता है फ़ायदा क्या होगा? अब ये 20 यूनिट तो कम हो गए, 20 यूनिट कम हो गए तो इनकी कॉस्ट तो कम हुई नहीं, तो इनकी बची हुई कॉस्ट टोटल में पड़ी है, तो वो गुड यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कॉस्ट। हमेशा क्या बोलता हूँ मैं नॉर्मल लॉस में, बैड यूनिट की कॉस्ट गुड यूनिट बियर करते हैं। दोबारा बोलो ये लाइन, याद है वो टमाटर वाला एग्जाम्पल सबको याद है कि मैं टमाटर बेचता हूँ, 100 किलो टमाटर लाता हूँ, तो जो 5 किलो टमाटर पिचक जाते हैं वो 5 किलो टमाटर की कॉस्ट बचे हुए 95 kg टमाटर बियर करते हैं मेरी रेडी पे। यानी बचे हुए 95 kg टमाटर थोड़े से महंगे हो जाते हैं, उनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। अच्छा, और अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो हम क्या करते? देखो, नॉर्मल लॉस होता तो यूनिट्स इशू में दिखाते पर प्राइस ना दिखाते। पर अगर एबनॉर्मल लॉस होता, मानो 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इश्यूज़ में दिखाते और उसकी कॉस्ट भी दिखाते, जो भी मेथड होता, और उसे कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाते। तो उसे कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाना पड़ता। किस में लेके जाना पड़ता? कॉस्टिंग पीएनएल में, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस हो रहा होता। ये सारी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? मतलब अगर नॉर्मल लॉस है तो इश्यूज़ में यूनिट्स दिखाएंगे। बोलो मेरे साथ प्लीज़ बोलो। नॉर्मल लॉस है तो इशू में यूनिट्स दिखाएंगे लेकिन प्राइस नहीं दिखाएंगे। ठीक है जी। और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो यूनिट्स भी दिखाएंगे, उसकी कॉस्ट भी दिखाएंगे, और उन सबको फैक्ट्री में नहीं लेके जाते, उसे कहाँ लेके जाते हैं बेटा? इशू करके कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाते हैं। उसे कहाँ पे लेके जाते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाते हैं। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? अच्छे से, तीव्रता के साथ? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक बात और सुनो, अगर हमने, समझो ये हमने 1000 यूनिट खरीदे थे, इसमें से हमें 50 यूनिट पसंद नहीं आई, हमने वापस कर दिए सप्लायर को। अगर हम माल सप्लायर को वापस करेंगे तो किस रेट पे करेंगे? जिस रेट पे खरीदा होगा उसी रेट पे करेंगे। बोलो यार बोलो। अगर हम सप्लायर को, अगर हम आउटसाइडर को, अगर हम थर्ड पार्टी को वापस करेंगे सामान, तो किस रेट पे करेंगे? जिस रेट पे सप्लाई हुआ था उसी रेट पे। उस बंदे ने, मिस्टर एम से हमने सामान खरीदा, तो मिस्टर एम को जब हम वापस भेजेंगे तो उसी रेट पे भेजेंगे जिस रेट पे खरीदा था। अगर मिस्टर एम ने रिप्लेसमेंट दे दी, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? उसने सामान वापस से हमें भेज दिया, नई, मानो हमने कहा ये 50 पीस ख़राब है, हमें नहीं चाहिए, वापस कर लो। उसने कहा अच्छा ख़राब आ गए, कोई बात नहीं, मैं नए देता हूँ उसकी जगह। तो उसने नए पीस भेज दिए, तो वो नए पीस भी किस रेट पे रिकॉर्ड होंगे? उसी पुराने वाले रेट पे रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? मेरे पास सामान आया 21 रुपये के रेट पे,
1000 यूनिट, उस 1000 में से मुझे 50 पसंद नहीं आए तो 50 पीस मैं यहाँ दिखाऊंगा 21 रुपये के रेट पे, क्योंकि मैंने वापस भेज दिए। अब उसने मुझे रिप्लेसमेंट भेज दी 50 यूनिट की, तो 50 यूनिट दोबारा आ गए, वो फिर से 21 रुपये के रेट पे आएंगे। क्यों 21 रुपये के रेट पे आएंगे? क्योंकि जिस रेट पे गए हैं उसी रेट पे माना जाएगा, उसने हमें रिप्लेसमेंट भेजी है। ये कोई नई परचेज नहीं है, ये रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट का मतलब जो पहले खरीदा था हमें पसंद नहीं आया, हमने वापस भेज दिया, वो वापस आ रहा है इधर। समझ आ गया आपको? पक्की बात है, समझ आ गया? अच्छा, ये जो रिप्लेस होकर आएगा, नया पीस आएगा, इसे नई डेट पे रिकॉर्ड करूं या मानूं ये पुरानी डेट पे है? इसे न्यू डेट पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये आउटसाइड से आ रहा है, ये कंपनी के विद इन ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये कंपनी के आउटसाइड से आ रहा है, क्योंकि उसकी डेट के हिसाब से लीफो फीफो में इम्पैक्ट आ जाता है। याद करो, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास के अंदर, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, उसमें डेट बदल देने से पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है कि जो रिटर्न होकर आया उसे मैं किस डेट पे मानूं। क्योंकि अगर वो रिटर्न होकर आ रहा है और अगर मैंने उसकी डेट गलत डाल दी या उसे ठीक जगह रिकॉर्ड नहीं किया तो क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ वो क्वेश्चन रिव्यू करके जाना। बोलिए, समझ आ गया आपको मैंने क्या कहा? अच्छा, अगर फैक्ट्री से स्टोर में वापस आता है, अगर हमने इशू किया था, हमने जब फैक्ट्री को इशू किया था, आपको ये तो पता है ना कि हम स्टोर लेजर हैं। हम कौन हैं पहले इस बताओ, इस क्वेश्चन में हम कौन हैं? हम स्टोर मैनेजर होंगे या हम स्टोर कीपर होंगे? बेसिकली हम स्टोर कीपर हैं, स्टोर को संभालने वाले व्यक्ति हैं। अगर हम कहते हैं हमने इशू किया है, तो हमने इशू किसके पास किया होता है? अपना सामान फैक्ट्री को इशू किया होता है, जिसे शॉप फ्लोर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? शॉप फ्लोर। फिर शॉप फ्लोर वाले को जब सामान पसंद नहीं आता, वो हमें वापस दे दे, अगर वो हमें सामान वापस दे दे तो उसे कैसे रिकॉर्ड करते हो? ये एक्सटर्नल ट्रांसफ़र है कि इंटरनल ट्रांसफ़र है? बताओ। ये एक इंटरनल ट्रांसफ़र है, और इसमें कौन सा रेट लगता है? इसमें वो रेट लगता है जो प्रीवियस इशू का रेट है, जो इससे पहले इशू हुआ था उस वाला रेट, ठीक है ना? इसमें प्राइस नहीं देखते, भले वो एम वाला सामान था, एन वाला सामान था, जो प्रीवियस इशू किया होगा उस डेट से पहले, उस रेट पे हम रिटर्न मानते हैं, उस रेट पे रिटर्न आता है। तो यहाँ पे हम माल का एक्चुअल परचेज रेट क्या था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इशू का क्या रेट था, हमने इन्हें किस रेट पे इशू किया था उस रेट पे रिटर्न लिखते हैं। खरीदा किस रेट पे था उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल ट्रांसफर्स हैं। सबको याद आ गई बात? कितने बच्चों को याद है? हाँ, ये कंसेप्ट याद है, सर वाला क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ रखा है पूरा टाइम लगा के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, कोर्स को दोबारा खोलो, आपके पास व्यूज़ बचे होंगे। हम लोग 3 व्यूज़ इसीलिए देते हैं, उस वीडियो को दोबारा देख के जाना, प्लीज़ प्लीज़ देख के जाना। 1 घंटे में वो एक क्वेश्चन कराया मैंने, प्लीज़ देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 62 है शायद हमारी बुक का, मेन बुक का, ज़रूर पढ़ के जाना। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। अब हम छोटी मोटी और बात कर लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप मुझे बता सकते हो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अरे सर ये क्या है, ये तो बच्चों वाली बात है। COGS बाय एवरेज स्टॉक। सर जी क्या आपको लगता है हम इतने छोटे बच्चे, हमें ये नहीं पता होगा कि हमें ये नहीं पता कि COGS जो होती है वो सेल माइनस GP से भी आ जाती है, और COGS जो है वो हमें ये भी पता है कि वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस दिए नहीं होते इसलिए मैं लिख नहीं रहा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके भी COGS आ जाती है। सर COGS निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। COGS कैसे निकल सकता है? सेल माइनस GP। मैं दोबारा बोलता हूँ, COGS कैसे आता है? मैं रिपीट कर देता हूँ, सेल्स माइनस GP। COGS कैसे कैसे आ जाता है मेरे भाई, बताओ? सेल्स माइनस GP। और COGS और कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये बातें क्लियर हो गई? अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये दोनों या तो रुपीज़ में हो तो क्वेश्चन ठीक चलेगा, या फिर दोनों ही यूनिट्स में हो तो क्वेश्चन ठीक चलेगा। मैंने क्या कहा आपको समझ आया? या तो दोनों रुपीज़ में हो या तो दोनों यूनिट्स में हो। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक जगह रुपीज़ एक जगह यूनिट है, तो जब तक आप दोनों को रुपीज़ में नहीं कन्वर्ट करोगे आपको क्वेश्चन नहीं चलेगा। मतलब या तो COGS अगर रुपीज़ में है तो यूनिट्स भी रुपीज़ में होने चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है एवरेज स्टॉक भी यूनिट्स में नहीं होना चाहिए, वो भी रुपीज़ में होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि ये टाइम्स में निकलने वाली रेशियो है। और एक बात, COGS कभी कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो उसकी जगह हम सेल ले लेते हैं। अगर COGS ना हो तो उसकी जगह हम सेल ले सकते हैं। अगर COGS ना हो तो उसकी जगह हम सेल ले सकते हैं। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है तो आप उस स्टॉक को फास्ट मूविंग स्टॉक बोलते हैं। आप उस स्टॉक को क्या बोलते हैं? फास्ट मूविंग स्टॉक। ठीक है, याद रखिएगा, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है तो
और नंबर ऑफ डेज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डेज इन स्टॉक मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कितने दिन हमारे पास पड़ा रहता है, वो कैसे निकालते हैं? 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसे स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी कहा जाता है। स्टॉक होल्डिंग पीरियड कहने का मतलब है कि हम स्टॉक को अपने पास कितने दिन रखते हैं। इसका मतलब है हम स्टॉक को अपने पास कितने दिन रखते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई दोस्तों? यहाँ आ रहा है ना बेटे समझ? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आपको। अच्छा, एवरेज स्टॉक कैसे आता है ये तो पता है ना आपको, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, COGS भी आता है। चलिए आगे हम बात करते हैं ABC एनालिसिस की। याद है ABC एनालिसिस में हमने क्लास में क्या एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है? बताओ मुझे, किसी को ध्यान है? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक तो जूस की दुकान का, याद है? जो जूस की दुकान होती है उसमें कोने में गन्ना पड़ा हुआ होता है, वो स्टॉक C होता है। जो जूस की दुकान में आगे फ्रूट लगे होते हैं, एप्पल, पाइनएप्पल वगैरह, ऑरेंजेस वगैरह, वो कैटेगरी B होते हैं। और जो ऊपर डब्बे में ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं वो कैटेगरी A होते हैं। याद है आपको? तो मैंने आपको बताया था कि जो दुकान वाले अंकल ने जूस की दुकान पे वो A और B का ध्यान रखते हैं, C का ध्यान कम रखते हैं, ना के बराबर रखते हैं। तो जैसे हमने एकदम ज्वेलरी शॉप का भी एग्जांपल आपको दिया था, याद आया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ABC 3 तरीके के स्टॉक हो सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब ABC 3 तरीके के स्टॉक हैं, A, B और C में अंतर क्या है? ये वो स्टॉक होते हैं जिनकी वैल्यू हाईएस्ट होती है लेकिन जिनका वॉल्यूम लोएस्ट होता है। इनकी वैल्यू भी मीडियम होती है और इनका वॉल्यूम भी मीडियम होता है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो लोएस्ट होती है और इनका वॉल्यूम जो है वो हाईएस्ट होता है। आप याद करिए, तो जो इसकी वैल्यू हाईएस्ट होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 70% है और इसका वॉल्यूम 10% है, और ये 20% है और ये भी 20% है। और वैल्यू लोएस्ट होने का मतलब क्या होता है बताओ? वैल्यू लोएस्ट होने का क्या मतलब है? तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू लोएस्ट है तो उसका मतलब, जैसे एग्जांपल ले लो 10% और ये ले लो कि वॉल्यूम 70%। अच्छा, ये जो परसेंटेजेस हैं ये सिर्फ एग्जाम्पलरी परसेंटेजेस हैं थ्योरी लिखने के लिए। ये सिर्फ एग्जाम्पलरी परसेंटेजेस हैं थ्योरेटिकल आंसर लिखने के लिए, पर रियल लाइफ में ये अलग अलग कंपनियों के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रियों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है ना? तो इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी हमने किया हुआ है, याद है आपको? इसके प्रैक्टिकल में मैंने आपको क्या फॉर्मेट बताया था? मैंने आपको बताया था कि आप पहले इधर लिस्ट बना लो, जो जो आपके पास रॉ मटेरियल है उन सब की लिस्ट बना लो, फिर आप उनकी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम भी निकाल लो, क्वांटिटी की परसेंटेज निकाल लो, और फिर आप उनकी परसेंटेज ऑफ वैल्यू भी निकाल लो, और फिर आप डिसाइड करो कि उनकी कैटेगरी कौन सी होगी, कि वो A में होंगे, C में होंगे, B में होंगे, A में होंगे, कौन B में होगा, कौन C में होगा। ऐसे उनकी कैटेगराइजेशन डिसाइड कर लो। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि क्या कैटेगराइजेशन ज़रूरी है हम सबकी सेम हो, या थोड़ी बहुत अप डाउन पॉसिबल है? थोड़ी बहुत अप डाउन पॉसिबल है, क्योंकि ये मेंटल गेम है। इसका कोई फिक्स नियम नहीं है कि इतने परसेंट से ऊपर A और इतने परसेंट से नीचे B, ऐसा तो है नहीं। तो हो सकता है मैं जैसे B मानता हूँ, हो सकता है आप उसे C कैटेगरी में मान लेते हो। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हमारा हो सकता है, पर मोर और लेस आपको कॉन्सेप्ट याद आ गया। ABC एनालिसिस का क्या कॉन्सेप्ट था कि हम अपने पास पड़े हुए जो स्टॉक पड़ा है उसे अलग अलग 3 कैटेगरी में बांट देना चाहते हैं, ताकि हमें ये बात पता हो कि वो किस किस कैटेगरी में कौन कौन से सामान जाएंगे। बोली मेरी बातें आपको क्लियर हो गई? पक्की बात है? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे याद दिलाओ, शॉर्टेज के केस में हम क्या करते थे? शॉर्टेज, अगर सामान कम पड़ जाता है तो क्या करते थे? अगर तो वो नॉर्मल नेचर का है तो हम क्या करते थे? टोटल कॉस्ट को रिमेनिंग यूनिट से डिवाइड कर देते थे। याद करिए, वो 100 किलो टमाटर की जो कॉस्ट है उससे 95 kg से डिवाइड कर देते थे। लेकिन अगर वहीं पर हम ये बात समझ आई आपको मैंने क्या कहा? समझ गए आप? और अगर मैं कहता हूँ एबनॉर्मल रीजंस है, ये तो नॉर्मल रीजंस की बात है, अगर एबनॉर्मल रीज़न है तो जो 5 kg सामान आपका ख़राब हुआ है उसकी जो भी कॉस्ट पर यूनिट है इसे कॉस्टिंग P&L में डेबिट कर देते। इसे किस में डेबिट कर देते? कॉस्टिंग P&L में डेबिट कर देते। क्या आप सभी को मेरी सभी बातें समझ आ गई? मैंने क्या कहा? अच्छे से समझ आ गया दोस्तों?
सच बताना, एकदम सच बताना मुझे, ठीक है। अभी भी मैं मानता नहीं हूँ कि ख़त्म हो गया, अभी बने रहना इस वीडियो में 15-20 मिनट और मुझे इस चैप्टर की थ्योरी भी साथ साथ ही ख़त्म करने दो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं मॉड्यूल से ही पढ़ाऊँगा, थ्योरी से ही कवर अप कराता हूँ। ज़रा बने रहिए मेरे साथ। अब मॉड्यूल पे आ जाइए। ये रहा आपका मॉड्यूल। आई होप आप सभी के पास अपनी मॉड्यूल की कॉपी है। आपने इसमें से क्या क्या, मैं थोड़ा तेज़ स्पीड में चलूँगा, सुपर स्पीड में आपने फोकस करना है। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ वो सामान जिसको पर यूनिट एस्टिमेट किया जा सकता है, पर पीस पता लगाया जा सकता है, वो डायरेक्ट है। जैसे अगर मैं टी शर्ट बनाकर बेचता हूँ तो कपड़ा, धागा, बटन, लेबर डायरेक्ट खर्चे हैं। और डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो सामान, जैसे कपड़ा, धागा, टैग जो इस पर लगा है, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है जो पर पीस पता लग सकता है ठीक से। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो पर पीस ठीक से पता नहीं लग सकता। जैसे अगर इस टी शर्ट को बनाने के लिए मशीन में ऑयल डला होगा तो मशीन में कितना ऑयल डला होगा पर शर्ट वो पता नहीं लग सकता। दैट विल बिकम इनडायरेक्ट मटेरियल। सबको समझ आ रहा है? थम्स अप करते रहो, मूर्ख प्राणी मत बनो, जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल। आपको क्या लगता है प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल की इंपॉर्टेंस क्या है? सर क्या ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में वो पूछ सकता है? अगर पूछ ले, तुम्हारी किस्मत बुरी हो तो मैं क्या करूं? तो मेरा काम है पढ़ा देना। देखो भैया, पहली बात तो ये है कि अगर आप ठीक से मटेरियल को प्रॉपर रिकॉर्ड और कंट्रोल करते हो तो क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट अच्छी होगी। एक बात हो, अगर आप रॉ मटेरियल को सही संभालोगे। अच्छा एक बात हो, आपकी जूस की दुकान है। अब सोचना, इस लॉजिक को सोचना, आपकी जूस की दुकान है, आप बहुत ज़्यादा फ्रूट खरीद लाते हो, एंड में फ्रूट सड़ता रहता है, तो आप जो जूस बनाकर बेचते होगे वो भी एंड के दिनों में, हफ्ते के आखिर के दिनों में सड़ा हुआ जूस बेचते होगे। आपकी सेल कम हो जाएगी, आपकी फाइनल प्रोडक्ट की आउटपुट कम हो जाएगी। वहीं आपके सामने एक और दुकान है, वो हर 2 दिन में एक बार जाता है फ्रूट लेने, हफ्ते भर के इकट्ठे नहीं लाता। तो समझदार आदमी है, उसके फ्रूट की वेस्टेज कम होगी, सड़ेगा कम, और उसकी दुकान पे जो जूस बिकता होगा वो हायर क्वालिटी का होगा आपसे। क्यों? आप पूरे वीक के इकट्ठे फ्रूट ले आते हो, वो 2 दिन के लाता है, तो वो बेटर बिजनेस कर रहा होगा शायद। तो क्वालिटी ऑफ आउटपुट मैटर करती है आपकी इनपुट से। फिर प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट भी मैटर करता है, क्योंकि अब आप अगर एक हफ्ते का रॉ मटेरियल इकट्ठा ले आओगे तो आपकी वेस्टेज ज़्यादा होगी, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आपको महंगे दाम पे बेचना पड़ेगा जूस प्रॉफिट कमाने के लिए, और उसे कम दाम पे बेचना पड़ेगा। प्रोडक्शन की कॉन्टीन्यूटी, अब ये भी मैटर करता है। अच्छा वो कम सामान लाता है तो कभी कभी ऐसा होता होगा उसकी दुकान पे जूस ही नहीं होता होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत कम ला रहा है, आप थोड़ा ज़्यादा लाते हो। तो प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी भी मैटर करती है कि अगर आप, तो तभी मैं बोलता हूँ ना, ये एक तरीके से एक ऐसे हड्डी है जो गले में अटक जाती है कि कितना रॉ मटेरियल रखूँ। ज़्यादा रखूँगा तो भी पैसा वेस्ट होगा, कम रखूँगा तो मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी, बीच में स्टॉक आउट होने लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट, आपको इन दोनों को कंपेयर करना पड़ता है कि मैं स्टॉक को रख के कैरिंग कॉस्ट हाई करवा लूँ या स्टॉक आउट होकर कैरिंग जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो हाई करवा लूँ। तो वो आपको डिसाइड करना है। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है, याद है ना आपको? जब कस्टमर आपके द्वार पे आता है और आपके सामान नहीं होता और आपको नुकसान हो जाता है, दैट बिकम स्टॉक आउट कॉस्ट। वेस्टेज एंड अदर लॉसेज भी मैटर करते हैं। अब अगर देखो, मैं फिर से आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझे सोच समझ के जवाब देना। आपको हाई स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखना चाहिए, लो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखना चाहिए? मेरे सवाल का जवाब दो। आपको हाई स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखना चाहिए या आपको लो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखना चाहिए? आप मुझे बताओ। तो आपको आंसर होना चाहिए सर, ना मुझे हाई रखना चाहिए, मुझे ना लो रखना चाहिए, मुझे ऑप्टिमम रखना चाहिए, जिससे कि मेरी टोटल कॉस्ट कम आ जाए। एवरेज भी बेकार शब्द है, एवरेज नहीं, ऑप्टिमम। मेरे बिजनेस के लिए क्या सही है मुझे वो रखना चाहिए, ताकि मेरी ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही हो। एक कॉस्ट बचाऊँ और दूसरी कॉस्ट लगाऊँ, उसका फ़ायदा नहीं है। अगर मैं कैरिंग कॉस्ट को बचाता हूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को बचाता हूँ तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैं कभी भी दोनों को में से किसी एक को बचा नहीं सकता, मुझे उनके टोटल को मिनिमाइज़ करना होगा। याद आया? मैंने क्लास में कई बारी बोली है कि हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट को बचाना कि कैरिंग कॉस्ट को बचाना कि टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना? टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज, और अगर आप ढंग से अपने अकाउंट्स बनाते हो, आप ढंग से अगर मटेरियल की कॉस्टिंग करते हो, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं, आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज मिलती रहती है। आपको ये पता लगता रहता है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो कैसी हैं, कितनी अवेलेबल हैं, कितनी अवेलेबल नहीं है, आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता लगता रहता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू एंड यू आर एबल टू गेट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग वट एवर आई एम टीचिंग। थम्स अप कर दो यार, क्या बात है। मटेरियल कंट्रोल, अब देखो मटेरियल को कंट्रोल कैसे करोगे। देखो एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस में चीज़ अनकंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए, है ना? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में
आटा, सब्जी, दूध, दही, घी सब आता होगा, घर चलता है ना आपका। लेकिन आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मा या आपके पापा बहुत रेगुलेटेड क्वांटिटी में सामान लाते होंगे, एक्सेस कभी भी नहीं लाते होंगे। अब आपको घी चाहिए तो आपको तो पता है आपने तो घी खाना है, ऐसा थोड़ा ना कि 20 किलो घी इकट्ठे खरीद लाओगे। घी जब भी आएगा 2-4-5 किलो ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो ख़राब ना हो, उसकी स्टोरेज कौन करेगा, इतना पैसा उसमें ब्लॉक ना करें, कहीं उसकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो जाए पड़े पड़े। तो बहुत सारे फैक्टर्स को सोचकर वो ऑप्टिमम क्वांटिटीज़ रखते हैं रेदर देन हाईएस्ट क्वांटिटी। क्या रखते हैं? वो ऑप्टिमम क्वांटिटीज़ को मैनेज करते हैं, यानी वो कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, पहली बात मटेरियल कॉस्ट। अब जितने ये पॉइंट पढ़ोगे ना, अगर आपने समझदारी से क्लासेस सुनी हुई हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी बातें वीडियोस में मैंने कही हुई हैं, सारी बातें A to Z। ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या है? मटेरियल को कंट्रोल क्यों किया जाता है? क्यों मटेरियल पे रेगुलेशन लगाया जाता है कि इतना मटेरियल रखें, इतना ना रखें? मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन सर्विसेज। हमें प्रोडक्शन इंटरप्ट नहीं करनी चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ लाला जी से इतनी चीनी मंगा के रखो कि कभी भी ऐसा ना हो कि तुम्हारी फैक्ट्री में चीनी नहीं है और तुम्हें प्रोडक्शन रोकनी पड़े और वर्कर बैठ के बीड़ी पी रहे हैं क्योंकि चीनी नहीं है इसलिए मिठाई नहीं बन रही। याद आया एग्जाम्पल? कभी भी प्रोडक्शन रुके ना, कभी भी प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए। रॉ मटेरियल इतना कम कभी भी नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मैं फिर से बोलता हूँ, मटेरियल कॉस्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं करना, ऑप्टिमाइज करना है। क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, मैं चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। एक दिन ना, अभी हाल फिलहाल में एक बच्चा मुझसे भिड़ गया। बच्चा है, समझदार। तो देखो मैं बताऊँ, भिड़ता कौन है? भिड़ता भी बहुत बार वो बच्चा है जो सोच रहा है। उस बच्चे का एग्जाम्पल डाउट सुनो। आओ मैं उसका डाउट क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि आपको भी हो सकता है। हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। हाँ जी सर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं सर, हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेते हैं और उसे O से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर कैरिंग कॉस्ट आती है। कैरिंग कॉस्ट में मैं बोलता हूँ सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वान्टिटी, यानी एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट। तो ये होता है। एक क्वेश्चन है बुक में, उसमें उसने पूछा है फाइंड द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। सवाल क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, आप उसमें क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। तो मैंने ना उसमें आंसर कराते हुए एक नोट लिखवाया है कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट 0 नहीं हो सकती। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट का ये मतलब नहीं है कि मिनिमम स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट का मतलब है EOQ पे जो कैरिंग कॉस्ट है वो। याद आया? दोबारा सुनो। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट का मतलब, मैं मानता हूं कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट का मतलब है EOQ पे जो कॉस्ट आएगी कैरिंग की, वो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट है। अब वो बच्चे ने क्या किया? बच्चा बेचारा लकीर का फकीर, इंग्लिश जितनी उसे आती है उसने सारी लगा दी। उसने कहा कि सर एक बात बताओ, मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम, और कैरिंग कॉस्ट मतलब जो कैरी करने का है। तो सर एक बात बताओ ना, जिस दिन हमारे पास मिनिमम स्टॉक होगा, उस दिन मिनिमम कैरिंग कॉस्ट हो रही होगी। पहली बात तो ये आपका एग्जाम्पल ही गलत है। कैरिंग कॉस्ट एक पल पे नहीं होती, कैरिंग कॉस्ट एक ईयर की होती है, तो ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप मिनिमम कैरिंग कॉस्ट का एक्चुअल ये मतलब नहीं है कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट हो। उसका मतलब है जब टोटल कॉस्ट मिनिमम हो तब कैरिंग कॉस्ट कितनी है ये जानना चाहता है वो। क्योंकि एक बात बताओ, आप इस चित्र को याद करो। याद है मैंने क्या कहा था? जैसे जैसे आप ऑर्डर साइज बढ़ाते जाओगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप रीऑर्डर क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप लाला जी से, पहले मानो हम लाला जी से एक बारी में 1000 यूनिट मंगाते थे, अगर हम लाला जी से 2000 यूनिट मंगाने लगे तो कम ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर 3000 यूनिट एक बारी में मंगाने लगे तो ऑर्डर और कम हो जाएंगे। अगर हम लाला जी से एक बारी में 4000 यूनिट मंगाने लगे तो ऑर्डर और कम हो जाएंगे। अगर हम 5000 यूनिट मंगाने लगे तो ऑर्डर और कम हो जाएंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। पर जब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी तो उसी वक्त कैरिंग कॉस्ट बढ़ती भी जाएगी। कैरिंग कॉस्ट बढ़ती भी जाएगी। याद है आपको? ये चित्र याद आ रहा है सबको? सबने पढ़ रखा है कि जब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है। तो इस पॉइंट पे जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मीट करती है तो मैं बोलता हूँ तब EOQ आता है, तब टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होती है। मेरा ये कहना है। याद है आपको? तो इस पॉइंट पे वो कैरिंग कॉस्ट जानना चाहता है। अब बच्चा कह रहा है नहीं सर आप गलत कह रहे हो, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट उसने पूछा है मिनिमम कब है। मिनिमम तो सर यहाँ पे हुई ना। बच्चा सिर्फ कैरिंग कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है ऑर्डरिंग की ऐसी की तैसी। सवाल ने मुझसे ये पूछा है कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कब है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति सिर्फ कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने पर लग जाएगा, पता चला उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी हाई हो जाएगी कि उसको ओवरऑल बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। तो आप
अकाउंटेंट बन रहे हो, अच्छे बिजनेस एनालिस्ट बन रहे हो, आप एक अच्छे कॉस्ट कंसल्टेंट बन रहे हो, या आप एक मूर्ख बन रहे हो जो सिर्फ एक इंग्लिश की लाइन पढ़ना चाहता है। कई बारी लिखे हुए शब्दों से ऊपर दिमाग चलाना होता है। आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं बेटा दूसरे वाले रूम की लाइट जला दो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किचन से लाइटर लेके लाइट ही जला दोगे। लाइट जला दोगे मतलब बटन ऑन करोगे, कॉमन सेंस भी लगाओगे। थोड़ी थोड़ी जगह कॉमन सेंस काम आएगी। लाइट जला दो का मतलब ये नहीं है कि मशाल लेके खड़े हुए और सारी घर की लाइटें फूंक दी। तो लाइट जला दो का मतलब बटन दबा दो। तो कहीं बारी शब्दों के चयन और उनके अनुवाद में अंतर होता है, यहाँ पे अंतर है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मुझे मिनिमम कैरिंग कॉस्ट बताओ। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट मतलब जब कैरिंग कॉस्ट मिनिमम है वो ये नहीं जानना चाहता, वो ये जानना चाहता है कि जब ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम है तब कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ये जानना चाहता है। यानी यहाँ की कैरिंग कॉस्ट जानना चाहता है। ठीक है ना। इसी के लिए लॉ में आपको एक चैप्टर भी पढ़ाया जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कि लॉ में कई बार लिखी हुई बात और उसके अभिप्राय में उसके क्या अनुवाद है उसमें अंतर है। अब आई डोंट नो कि आप मेरी बात इतनी तेजी में समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कितने बच्चे समझ पाए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। गुड। और मैं एक बात हूँ, आप लोग हमारे टीचर हो, आप ऐसे ऐसे डाउट पूछते हो तो हम अगले बैचेस में उनका ध्यान रखते हैं कि ये बात पहले ही बता दें बच्चे को कि बच्चा इतना अलग एंगल से भी सोच सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। रिडक्शन इन वेस्टेज, ऑब्वियस ही बात है, अगर हम मटेरियल पे कंट्रोल रखेंगे, मैंने कहा आप लिमिटेड रॉ मटेरियल मंगाओगे तो वेस्टेजेस कम होंगी। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हर वक्त अवेलेबल होगी स्टोर लेजर की तरफ वजह से। कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, आपका कस्टमर खुश रहेगा क्योंकि आप टाइम पे ऑर्डर बनाकर उसे दे पाओगे। तो मटेरियल को कंट्रोल रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं समझ आ गया। सब कुछ अपनी वो मिठाई की दुकान पे अप्लाई करके देख लो कि अगर मिठाई की दुकान पे मेरे पास भरपूर चीनी है तो मैं टाइम पे मिठाई बना के दे सकता हूँ, मेरा ग्राहक खुश रहेगा, मेरे पास वेस्टेज कम होगी, चीनी की ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम आएगा, और मेरे पास मैं डिस्काउंट पॉलिसी यूज़ करके जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा वो उठा रहा हूँगा। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए मटेरियल की कंट्रोल में 3 चीज़ें आती हैं। प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। दोस्तों प्रोक्योरमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है? दोस्तों प्लीज़ सुनो, प्रोक्योरमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है? प्रोक्योरमेंट मतलब जब आप खरीदते हो तब क्या कंट्रोल्स लगाते हो, खरीदते हुए क्या कंट्रोल लगाते हो। आपको पता है कि जब हम सामान खरीदते हैं तो एक सप्लायर से कोटेशन नहीं मंगाते, कई सप्लायर से कोटेशन मंगाते, जिसकी बेस्ट क्वालिटी और लोएस्ट प्राइस हमें मिल रहा होता है, हम उनसे सामान खरीदना चाहते हैं। स्टोरेज कंट्रोल, जब आप सामान को स्टोर कर रहे हो तब आप कंट्रोल लगाओ कि सामान की वेस्टेज मिनिमाइज हो, कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो, लिमिटेड क्वांटिटी हमें कैरी करनी पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वेस्टेज ना हो रही हो। और यूजेज कंट्रोल, कि जब ये फैक्ट्री में जब सामान खर्च हो रहा है तो भी वो ठीक से हो, इतना ज़्यादा एक्सेसिवली। ये हम वेरिएंसेस में पढ़ते हैं, जो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम का चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपने इसके बारे में डिस्कशन किया होगा कि यूजेज वेरिएंसेस क्या होती हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए मटेरियल के खरीदने का प्रोसेस क्या है, मटेरियल के खरीदने का प्रोसेस क्या क्या है इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। अब ये जो पूरी की पूरी चर्चा है ये ना मैंने ऑलरेडी थ्योरी क्लास के अंदर डिस्कस की हुई है आपसे। आपके कोर्स के एंड में एक थ्योरी क्लास है और उस थ्योरी क्लास के अंदर मैंने ये सारा का सारा डिस्कशन कर रखा है, तो ये इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो आपने थ्योरी क्लास में से डिस्कस करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं थ्योरी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो थ्योरी वीडियोज़ आप देख लीजिएगा अच्छे से। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है फ्रीली, आपके बैचेस में भी अवेलेबल है डिटेल्ड। ठीक है जी। ये सारी बातें बिल ऑफ मटेरियल, परचेज, रिक्विजिशन, ये सब बातें हमने की हुई हैं उसके अंदर। बोलिए बातचीत समझ आ गई? ये सब कुछ थ्योरी वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ थ्योरी वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। मैं अब ये एक बारी मेरे को जो लास्ट इस वीडियो में डिस्कस करना है वो मैं कर लेता हूँ। देखिए कुछ चीज़ों की ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, रिसीट्स वगैरह। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब हम सामान रॉ मटेरियल से, जब हम सप्लायर से ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। उस केस उसे डिडक्ट करते हैं परचेज प्राइस में से। लेकिन जब इसी को क्वांटिटी डिस्काउंट भी कह देते हैं, ये भी डिडक्ट होता है जब हम परचेज प्राइस से। ठीक है जी, अगर डिडक्शन में शो ना हुआ। कैश डिस्काउंट को डिडक्शन में नहीं शो करते, क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट एक तरीके से इंटरेस्ट होता है। क्यों? देखो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, मान लो मैंने आपसे सामान खरीदा, आपने मुझे कहा 3 महीने बाद पैसे दे देना, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा अच्छा अगर मैं आपको जल्दी पैसे दे दूँ तो क्या होगा, तो आपने कहा मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, तो आप मुझे जल्दी पैसे देने के 2% डिस्काउंट दे रहे हो। इसका मतलब अगर मैं आपकी पेमेंट जल्दी कर देता हूँ तो आप मुझे 2% डिस्काउंट दे रहे हो, तो जल्दी पैसे देने से क्या होगा, आपके पास पैसा जल्दी आएगा तो आप उस पैसे को कहीं और यूज़ कर पाओगे, यानी आप उस पैसे का इंटरेस्ट इन्जॉय कर पाओगे, इसीलिए तो आप मुझे डिस्काउंट दे रहे हो।
तो वो डिस्काउंट जो आप मुझे इंटरेस्ट की वजह से दे रहे हो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, यानी वो फाइनेंशियल नेचर का है, इसीलिए वो कॉस्ट बुक्स में नहीं आता, इसीलिए वो कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है जी। अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी या ग्रांट दे देती है तो उसे डिडक्ट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजेस में से, क्योंकि उतना हम परचेज कॉस्ट नहीं लग रही। ऐसी अगर जीएसटी होता है मान लो, अच्छा वैसे आगे वो आ ही जाएगा, अगर हमने कोई रोड टैक्स दिया है, अगर ये बायर ने पे किया है, अगर ये रोड टैक्स वगैरह लगा है और वो बायर पे कर रहा है यानी हम पे कर रहे हैं, तो इसे कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि वो खर्चा है। देखो मेरी एक बात को समझना, सामान गोदाम में आने तक जितने भी खर्चे होते हैं नॉर्मल नेचर के, वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड हो जाते हैं, वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड हो जाते हैं, यानी मटेरियल महंगा हो जाता है उन सब की वजह से। अगर हमने जीएसटी, आईजीएसटी पे किया है, एसजीएसटी पे किया है, सीजीएसटी पे किया है, अगर ये सब मतलब बेसिकली किसी भी तरह का जीएसटी पे किया है, अगर उसका क्रेडिट हमें मिल रहा है तो हम उसे कॉस्ट में नहीं दिखाएंगे, और अगर उसका क्रेडिट हमें नहीं मिल रहा है तो उसे कॉस्ट में ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है। कस्टम ड्यूटी जो है अगर हमने पे करी है तो वो भी परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसकी कोई हमें ड्यूटी का ड्रॉबैक तो मिल नहीं वाला। हमने मान लो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगाया, तो जब इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी पे की होगी, कस्टम ड्यूटी पे की है तो वो मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ा देगी, क्योंकि हमारे पास पहुंचने से पहले पहले कस्टम ड्यूटी पे हो जाएगी। डेम्यूरेज अगर है, ये पेनल्टी होती है जो ट्रांसपोर्टर करता है अगर हम डिले इन अपलोडिंग एंड ऑफलोडिंग करते हैं, इसे कॉस्ट में नॉट इंक्लूडेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी गलती है। अब एक बात हो, हमने मान लो ट्रक हायर किया, लेकिन ट्रक में सामान चढ़वाने या उतरवाने में हमने देर कर दी, अगर हमने किसी भी तरीके की डिले कर दी, समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो अगर वो ट्रक वाला हमसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है तो वो हमारी गलती से हुआ है, वो काम की गलती से नहीं हुआ, वो नॉर्मल नेचर की गलती नहीं है, इसलिए वो कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होता, वो सीधा पीएल में जाएगा। डेम्यूरेज चार्ज किस में जाएगा? सीधा कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। डिटेंशन चार्जेस, अगर हमें कोई फ़ाइन लगी है, कोई हमने रूल फॉलो नहीं किया, हमारे पेपर पूरे नहीं थे या ऐसा कुछ, तो ये भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये भी एबनॉर्मल नेचर है। पेनल्टी भी नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, क्योंकि एबनॉर्मल नेचर है। देखो कोई भी चीज़ जो हमारी गलती से हुई, हमारे एबनॉर्मल नेचर की वजह से हुई, हमारे गलत एफर्ट्स की वजह से हुई, वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड नहीं होगी, वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड नहीं होगी, वो सीधा कॉस्टिंग पीएल में जाएगी। अच्छा, इंश्योरेंस चार्जेस पे किए हैं, ये कॉस्ट में ऐड होगा। कमीशन या ब्रोकरेज पे की है, ये भी ऐड होगा। कोई फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड होता है जो रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं उसका फ्रेट, वो भी कॉस्ट में ऐड होगा। मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ ना, रॉ मटेरियल खरीदा आपने, जब तक आपके गोदाम के अंदर नहीं आएगा रॉ मटेरियल, बाहर तक का, आपके गोडाउन के गेट तक के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएंगे। अच्छा एक बात हो, उसके बाद वाले खर्चे क्यों नहीं ऐड होंगे? क्योंकि उसके बाद वाले खर्चे कैरिंग कॉस्ट में जाएंगे, फिर वो परचेज प्राइस में नहीं जाएंगे। मटेरियल कॉस्ट में हमने 3 कॉस्ट पढ़ी है, बताओ कौन कौन सी 3 कॉस्ट पढ़ी है, ज़रा जल्दी से बताना। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, है ना। तो जो सामान खरीद के लाने के खर्चे हैं, जो सामान खरीद के लाने के खर्चे हैं, जो रिक्शे विक्शे किराया, वो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में चला गया, पर अदर कोई भी खर्चा है तो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। लेकिन जब सामान कैरी हो रहा होता है स्टॉक में, तो वो कैरिंग कॉस्ट में ऐड होता है। मतलब गोदाम के अंदर के खर्चे कैरिंग कॉस्ट में जाएंगे, उससे बाहर के खर्चे परचेज प्राइस में ऐड हो सकते हैं। अच्छा, अगर हमने कंटेनर में सामान खरीदा है, अगर तो वो नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है, कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है तो कॉस्ट में ऐड कर दो। अगर रिटर्नेबल कंटेनर है और वो पूरा वापस होने वाला है, तो फिर आप क्या करते हो? तो देन कॉस्ट ऑफ कंटेनर शुड नॉट बी कंसीडर्ड, तो उससे कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते परचेज कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि वो वापस हो जाएगा, पैसे तो मिल ही जाएंगे। जैसे आप पुराने ज़माने में कोक की बोतल आती थी कांच की, तो कांच की बोतल में जब कोक पीते थे तो बोतल वापस हो जाती थी, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था वो वापस हो जाता था, तो वो कॉस्ट थोड़ी नहीं, वो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ जो वापस हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर कभी ऐसा है कि जो कंटेनर की कॉस्ट गई है वो ज़्यादा है और जो रिटर्न हो रहा है, रिफंड हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो फिर जो उन दोनों का गैप होगा वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मान लो मैं कंटेनर लाता हूँ 40 रुपये का, लेकिन वापस होता है 30 रुपये पे, तो 10 रुपये की कंटेनर कॉस्ट आ रही है, तो 10 रुपये की कंटेनर कॉस्ट मटेरियल में ऐड होगी। या 40 ऐड करके 30 माइनस करके दिखा दो, 40 ऐड करो 30 माइनस करो, इम्पैक्ट वही आ जाएगा। ठीक है जी। फ्रेट इनवर्ड क्या होता है? एक बच्चा पूछा। फ्रेट इनवर्ड का मतलब होता है रिक्शे का किराया वगैरह, जो हम सामान को खरीद के लेकर आते हैं और फ्रेट पे करते हैं सामान का आने का, रिक्शे का किराया वगैरह। शॉर्टेज, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। अगर नॉर्मल रीजंस की है तो उस नीचे डिनोमिनेटर में क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्वांटिटी कम कर देते हैं तो गुड यूनिट उस कॉस्ट को एंजॉय को बियर करते हैं। और अगर एबनॉर्मल रीज़न है तो उनकी जो कॉस्ट निकल कर आती है, जितने यूनिट शॉर्ट हुए हैं, वो सीधा कॉस्टिंग पीएल में चली जाती है, वो सीधा का सीधा पीएनएल अकाउंट में, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में चली जाती है। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई बेटा? मैंने क्या कहा? इज दिस कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ठीक है जी। मुझे लगता है कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आप ऐसे और सेशंस अगर देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए, मैं ज़रूर ऐसे और चैप्टर्स के भी सेशन लेना चाहूँगा। बट इन सेशन की महत्वता, इंपॉर्टेंस सिर्फ तभी है अगर आप इन सेशंस के बाद इमीडिएटली बैठकर इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ लें, रिवाइज कर लें, एफर्ट करें। ऐसा ना हो मैं रिवाइज कर रहा हूँ और आप कह रहे हो मैं इसकी रिवीजन बाद में करूँगा। ठीक है जी, बोलिए मेरी बातचीत समझे आप, मैंने क्या कहा। ऐसा ना हो, आज जैसे ही आपने ये देखा है तो आप इसे जल्दी से जल्दी कवर अप करते रहिएगा। अगले चैप्टर पे जाने से पहले इस चैप्टर को पूरा पढ़ लो, अच्छे से मेहनत करो, और फिर हम आगे मिलेंगे। ऐसे और चैप्टर्स के लिए बने रहिएगा। बहुत सारी मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा ऐसी। ठीक है जी, टेक केयर, एन्जॉय योरसेल्फ।